आपने फिजिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये सब तो पढ़ा होगा एंड वी नो कि ये सारे वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि कार क्यों नहीं वेव की तरह मूव करती है? तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। एंड बोर्स मॉडल के लिमिटेशंस के साथ, जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था, हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें एक नई थ्योरी चाहिए, एक ऐसी थ्योरी चाहिए जो इस एटम्स के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हमें एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो दो ऐसी जो है डेवलपमेंट्स निकल करके आई, और वो क्या था? पहला था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड सेकेंड वन इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। And now we are moving towards quantum mechanical model of atom. So let's start it. शुरुआत करते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर से। फ्रेंच फिजिस्ट डी ब्रॉगली 1924 में उन्होंने बताया कि मैटर जैसे कि रेडिएशन की तरह, और उसके पास मैटर जो है वो डुअल बिहेवियर शो करता है, जैसे कि पार्टिकल लाइक भी बिहेवियर शो करता है और वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। इसीलिए मैटर के पास भी जो है वो डुअल बिहेवियर शो करता है। ठीक उसी तरीके से फोटोन्स के पास अगर मोमेंटम है और वेवलेंथ है तो ये भी हमारा डुअल बिहेवियर शो करेगा। एंड बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स के पास भी मोमेंटम होना चाहिए और वेवलेंथ भी है, तो फिर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी डुअल बिहेवियर शो करेगा। डी ब्रॉगली इस बात से हमें एक रिलेशन देते हैं मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, और वो रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं। देखो, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h अपॉन mv इज इक्वल्स टू h अपॉन p, एंड एज वी नो कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सो इट इज सिंपल, इफ यू राइट लैम्डा विच इज वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h अपॉन momentum, so we can write it as h upon mass into velocity. So ये रिलेशन जो है डी ब्रॉगली ने दिया वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में, जहां पर m क्या है? मास है पार्टिकल का, v क्या है? वेलोसिटी, और p क्या है? मोमेंटम। So de Broglie's prediction was confirmed experimentally when it was found that electron beam undergoes diffraction, a phenomena characteristic of wave. डी ब्रॉगली का जो ये प्रेडिक्शन था पार्टिकल के बारे में, उसे एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया गया। उसे एक्सपेरिमेंटली कब कंफर्म किया? जब ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्शन जैसे फेनोमेना को शो करता है, जो कि वेव्स का नेचर है। ठीक है, दिस फैक्ट हैज बीन पुट टू यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसी फैक्ट को यूज करके हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि इस इलेक्ट्रॉन के वेव लाइक बिहेवियर पे बेस्ड है। देखो, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में ना लाइट का वेव नेचर यूज करते हैं, उससे हम चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप क्या करते हो? देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ना बहुत छोटी चीज़ है जिसको आप नॉर्मल जो है आई से नहीं देख सकते। क्या बता सकते हो कि वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने जो है इलेक्ट्रॉन का जो वेव लाइक बिहेवियर है उसे यूज़ करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। उससे आप पता है क्या कितना मेजर कर सकते हो? जैसे देखते हो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि ये वेव जैसा बिहेवियर कर रहा है, अब इस 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो वेवलेंथ होगा आप बता सकते हो कैलकुलेट करके? नॉर्मली तो बिल्कुल नहीं कैलकुलेट कर सकते कि हाँ इस 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या वेवलेंथ होगा, बिल्कुल नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप बता सकते हो। सो पता है इसका मैग्निफिकेशन कितना होता है? ये 15 मिलियन टाइम्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, एंड इसे हम मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ करते हैं बिकॉज इसकी मैग्निफिकेशन इतनी ज़्यादा होती है। सो ये तो था एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन के वेव लाइक बिहेवियर का, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। इट इज डिफरेंट देन एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ओके,
It needs to be noted that according to de Broglie, every object in motion has a wave character. डी ब्रॉगली ने बताया, उनके अनुसार जो है हर एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसमें ज़रूर वेव जैसा कैरेक्टर होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसमें वेव जैसा कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ये डी ब्रॉगली के अनुसार उन्होंने बताया। ठीक है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर सो शॉर्ट। देखो नॉर्मल लाइफ में जो हम लोग चीज़ें देखते हैं ना, उनका जो वेव लेंथ है ना वो बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। यू कांट जस्ट कैलकुलेट इट, इतना छोटा है। क्यों? क्योंकि उनका लार्ज मास है। अब ये समझ में नहीं आ रहा। अब देखो मैं इस इक्वेशन के मदद से आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर, देखो इस इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर देखो आप, लैम्डा विच इज़ वेवलेंथ। अब वेवलेंथ जो है वो मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना कम वेवलेंथ, और जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम मास। अब देखो जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका वेवलेंथ इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि वो जो उसका जो वेव लाइक कैरेक्टर है वो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन को देखो आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। ये सब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनका मास बहुत कम होता है, उनका मास तो बहुत कम है। अगर मास कम है उन पार्टिकल्स का तो वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा। और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो इस वेवलेंथ को तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके वेव प्रॉपर्टीज़ भी हमें देखने को मिलेगी। इसीलिए हम बोलते हैं फोटोन्स जो हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसकी वेव कैरेक्टर हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो हम ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट देखते हैं उनका मास इतना ज़्यादा होता है कि उनका हम वेव वाला प्रॉपर्टी तो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि आप इसके वेवलेंथ कैरेक्टर को आराम से मेजर कर सकते हो और आपको वेव प्रॉपर्टीज जो है वो देखने को मिलता है थ्रू डिफ्रैक्शन, ओके, एंड इंटरफेरेंस, इस तरह के फेनोमेना से। तो समझ गए? Wavelength associated with electrons and some atomic particles can be, however, be detected experimentally. Results obtained from the following problems prove these points qualitatively. तो हमने समझ लिया अभी इलेक्ट्रॉन और जो ऑर्डिनरी जो डेली लाइफ में हम सामान देखते हैं, आप कार देखो या फिर आप बिल्डिंग्स देख लो, उसमें आप क्या वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ देखते हो, या फिर खुद में देखो किसी भी ह्यूमन में वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में, लाइट के केस में हम लोग बात करते हैं उसके वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्यों बात करते हैं वो अभी हमने समझा इस इक्वेशन की हेल्प से, और अब हम लोग आगे समझते हैं इसे और अच्छे से। उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। So question is, what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with the velocity of 10 meter per second? तो क्वेश्चन में आपको मास गिवन है और वेलोसिटी जो है वो गिवन है। वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है, तो आप डी ब्रॉगली का इक्वेशन डायरेक्टली आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। वी नो कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड, और मास और वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो तो इट विल बी इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। ठीक है, आप सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg if its kinetic energy is 3.0 into 10⁻⁻25 जूल। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज यूज करेंगे, हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है और क्या है, मास गिवन है। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv²। आप v को इधर ले जाओ और काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आओ। ठीक है, हम v मान लो v को आप यहीं रहने दो। ठीक है, v को हमने यहीं रख दिया। ठीक है, मास को इधर ले गए और 2 को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो v को हमने यहीं रख दिया तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, और ये 2 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा v² इज इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। ठीक है, अब आप जानते हो ये v² है, स्क्वायर को हटाएंगे तो पावर यहाँ पर हाफ आएगा, तो ये हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। ठीक है, ये निकल करके आया। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास टू द पावर हाफ। वैल्यू सब पता है हमें, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 812 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है वेवलेंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन mv।
ये हमें पता है, तो हम बस सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे। अभी हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की, वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर देंगे, मास हमें गिवन था और ये वैल्यू हमें पता थी, तो हम कैलकुलेट करके आएंगे 8967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। इस मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट किया है, तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻9 नैनोमीटर, ठीक है, ये होता है। तो आप इसको 10⁻9 नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो, मतलब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो और एक डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 896.7 नैनोमीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन वेवलेंथ 3.6 एंस्ट्रोनॉट। तो एंस्ट्रोनॉट हम जानते हैं 1 एंस्ट्रोनॉट इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और आप इस एंस्ट्रोनॉट को मीटर में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। अब आप देखो वेवलेंथ गिवन है आपको, और आप फिर से इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। बस आप यहाँ लैम्डा लिखा था, लैम्डा को नीचे ले जाओ और मास को ऊपर ले आओ, तो मास यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी वैल्यू हमें पता होती है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है और इसकी वैल्यू भी हमें पता है। क्योंकि यहाँ पर फोटोन बोला है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बस हमारा आंसर आ जाएगा 6.135 इंटू 10⁻⁻29 किलोग्राम। तो टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया। वो एक जर्नल फिजिस्ट थे और 1927 में इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया। वो बोलते हैं कि it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of electron। वो बोलते हैं कि ये लगभग असंभव है कि आप एक ही समय पर उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी और मोमेंटम भी डिटरमाइन कर सको। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप या तो एक समय पे या तो मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन का, या तो पोजीशन, दोनों को एक ही साथ एक समय पर नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर आपको पोजीशन की वैल्यू पता होगी तो आप मोमेंटम नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर आप मोमेंटम कैलकुलेट कर लोगे तो पोजीशन आप उसका नहीं पता कर सकते एक्यूरेटली। तो ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। अब देखिए, कुछ भी चीज़ जो सर्टेन होती है मतलब उसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ जो अनसर्टेन है उसके बारे में हमें नहीं पता। अनसर्टेन चीज़ है उसके बारे में हमें नहीं पता। कुछ चीज़ जो सर्टेन है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ जो फिक्स है। तो देखो उन्होंने एक इक्वेशन दिया, del x इंटू del px इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π। इसको समझने से पहले हम थोड़ा आपको बताते हैं एक चीज़। सो उन्होंने जो इक्वेशन दिया दैट इज del x इंटू del px ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π, जहाँ del x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, और del px है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अगर जो है पोजीशन किसी इलेक्ट्रॉन का हम हाई एक्यूरेसी से बता सकें, ठीक है, आप किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आप हाई एक्यूरेसी के साथ बता सकते हो, तब उस टाइम पे ना उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो अनसर्टेन रहेगी, वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का उसको आप प्रिसाइजली पता कर पाए, तो उस समय जो है आप पोजीशन इलेक्ट्रॉन का वो अनसर्टेन हो जाएगा, वो आप नहीं बता पाओगे। क्योंकि देखो जैसे कि आप ना इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि सपोज आप ना एक पेपर है, ठीक है, उस पेपर की थिकनेस को आप मेज़र करना है आपको, ठीक है। तो इस पेपर की थिकनेस, आपको पता है पेपर कितना पतला होता है, तो आपने कोई भी एक जो है एक अनमार्क्ड मीटर स्टिक लिया, ठीक है, जिस पे कोई भी मार्किंग नहीं है, उससे आप मेज़र कर रहे हैं उसकी थिकनेस। तो आप बताओ इस पे मार्क नहीं है, तो आप कैसे बता पाओगे कि इसकी थिकनेस इतनी सेंटीमीटर इतनी मिलीमीटर में होगी? आप नहीं बता सकते ना, क्योंकि इसमें कोई मार्किंग ही नहीं की हुई है जिससे आप मेज़र कर रहे हो। तो आपकी ये जो मेज़रमेंट क्या होगी, इनएक्यूरेट होगी। आपको कैसा मीटर स्टिक चाहिए इस पेपर की थिकनेस को मेज़र करने के लिए? आपको एक ऐसा मीटर स्टिक चाहिए इस थिकनेस को मेज़र करने के लिए जिसमें जो
मार्किंग होगी ना वो इस पेपर स्टिक की थिकनेस से बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में मार्किंग होगी। अगर इसकी मार्किंग मीटर्स में करते तो हमें पता है पेपर की थिकनेस बहुत कम होती है, तो आप कैसे मेज़र कर पाओगे? मतलब इसमें जो मार्किंग होगी वो बहुत छोटे यूनिट्स में होने चाहिए, तभी तो आप पेपर की थिकनेस इससे मेज़र करके बता पाओगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी है तो जो आप जो मीटर स्टिक यूज़ करोगे उसमें क्या होने चाहिए, उसमें जो यूनिट्स होने चाहिए वो इलेक्ट्रॉन के जो वेवलेंथ होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो डायमेंशन होता है उससे कम होना चाहिए। बट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉइंट चार्ज है, और वो कैसा होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह है, वो डायमेंशन लेस है, तो इसकी डायमेंशंस आप कैसे पता कर पाओगे? इम्पॉसिबल है ना। तो देखो हम इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने ना इलेक्ट्रॉन को की पोजीशन को पता करने के लिए हमने जो है ना एक लाइट जो है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करवाई, ठीक है। और उस लाइट की वेवलेंथ क्या है, उस लाइट की वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से कम है, क्योंकि अभी हमने बताया कि जिससे आप मेज़र करोगे उसमें जो यूनिट्स मेंशन्ड होगी वो लेस होना चाहिए जिस ऑब्जेक्ट की आप मेज़र कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिया है उसमें उसका जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से कम है, तभी तो हम इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को मेज़र कर पाएंगे, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन पे डाला तो उस समय क्या हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने से तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो पता चल गई, लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो मोमेंटम है ना, जो मोमेंटम क्या हुआ वो कांस्टेंट नहीं रही, मोमेंटम जो है वो चेंज हो गई। तो देखो जब हमने इलेक्ट्रॉन पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला था तो वहाँ पर क्या हो गई, वेलोसिटी इसकी जो है चेंज हो गई। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसके कारण मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो आपने पोजीशन तो डिटरमाइन करी, लेकिन आप वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम नहीं बता पाओगे। सिमिलरली अगर आपने मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता पाओगे। जैसे कि मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाऊँ। इमेजिन करो एक टाइनी जो है फास्ट मूविंग बॉल एक अंधेरे रूम में है, ठीक है। एक अंधेरे रूम में एक छोटा सा बॉल है जो कि आपने फेंका है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है। और आप उसकी पोजीशन पता करने के लिए आप ना एक काम करोगे, उस अंधेरे रूम में आपको क्योंकि दिख नहीं रहा है कि बॉल कहाँ है, तो आप एक टाइनी बॉल, एक और बॉल लोगे और फेंकोगे हर डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में वो उस बॉल से टकराएगी आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पर वो बॉल है। लेकिन जैसे ही वो बॉल जो आपने फेंका उस दूसरे बॉल से टकराती है तो वो बॉल की क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। अब देखो कोलिजन से क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने डाला था तो हमने वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो पता कर ली, लेकिन कोलिजन के कारण क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज होने के कारण मोमेंटम चेंज हो गई और एट अ टाइम हम सिर्फ पोजीशन पता कर पाए, वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं कर पाए। यही बताया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि देखो अगर हम पोजीशन कैलकुलेट करते तो मोमेंटम कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वही अगर हम मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो पोजीशन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर हमने देखा डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई है, ठीक है। और हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। आप मास को यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा डेल एक्स इंटू डेल वी एक्स ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। सो ये तो हाइजेनबर्ग ने इक्वेशन दिया, ठीक। इसके अकॉर्डिंग जब आप पोजीशन डिटरमाइन करोगे तो वेलोसिटी जो है वो इनएक्यूरेट आएगी। जब आपको एक्यूरेट वेलोसिटी पता चल जाएगा तो ये वाली वैल्यू अनसर्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो नाम है ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नाम से समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अनसर्टेन है। तो समझ सकते हैं अगर पोजीशन अनसर्टेन है तो वेलोसिटी सर्टेन होगी, अगर वेलोसिटी सर्टेन है तो पोजीशन अनसर्टेन होगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये तो हो गई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।